नमस्ते। जिनका पेपर होने वाला है HI06 2 बजे से पहले अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज जो आपका पेपर होने वाला है HI06 उसका पेपर लीक हो चुका है। एजिटेड 2 कॉपी यही पेपर आज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ आपको पर्सन ही नहीं बताऊंगा, उसके साथ उत्तर भी बताऊंगा। शर्त बस दो है। फर्स्ट तो इस वीडियो को एक भी सेकंड बिना स्किप किए पूरा देखना, चाहे कितना भी बोरिंग लगे। और दूसरा, ये बोरिंग वीडियो का सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने टोटल आपके 20 अध्यायों का संक्षेप बता के रखा है। महामैराथन वीडियो आने वाला है जस्ट 1 घंटे के बाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर देना, या आ चुका होगा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप 20 लेसन समझ लेना, ताकि इस पेपर के बाद से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो उसे आप आराम से कर पाओगे। इस पेपर को मिस मत करना। इस वीडियो को कभी भी मैं प्राइवेट कर सकता हूं, क्योंकि फुल्ली ये अनलीगल वीडियो है। खंड अ के अंदर टोटल आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 14 नंबर के होने वाला है। फिक्स करते हैं आपके 14 नंबर। पहले बता देता हूँ, एक 20 सेकेंड वीडियो को स्किप मत करना, और जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण को स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है जागना होता है। जागना होता है, पुनर्जागरण का मतलब जागना। इस प्रकार पुनर्जागरण का अर्थ विद्या, कला, साहित्य, विज्ञान तथा देशी भाषाओं के पुनर्विकास से लगाया जाता है। कोई चीज जो ठप हो चुकी है उसका पुनर्विकास करना। ठीक है। अगर बंजर भूमि हो सकी है तो उसका पुनर्विकास करना, पुनर्वापस खेती करना। यूरोपीय समाज में मध्यकाल के अंधकार को समाप्ति तथा लोगों में विचारों की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना का जन्म हुआ, जिसे पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। किसमें? यूरोपीय समाज में, जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना का जन्म हुआ, उसे पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पाप मोचन पत्र से आप क्या समझते हैं? पाप निमोचन पत्र एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले खरीदा जा सकता था। पोप का कहना था कि इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदने वालों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ठीक है। तीसरा है, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है। नेपोलियन कौन था? वो जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर है, और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार को नष्ट करने हेतु नेपोलियन ने एक योजना बनाई, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, कार्बोनेरी से आपका क्या तात्पर्य है? इसके 2 राजनीतिक उद्देश्य लिखिए। कार्बोनरी इटली के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक गुप्त समिति थी। इसे 1800 से 1831 के मध्य इटली में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी को अनौपचारिक नेटवर्क माना गया था। कार्बोनरी के नेतृत्व में 1831 तक इटली का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। इस गुप्त संस्था के उद्देश्य थे विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ क्या और इसके 2 राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। तो कार्बनी से तात्पर्य है एक ऐसी गुप्त समिति जिनका उद्देश्य जो इटली से बाहर के लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 5वां क्वेश्चन में, पूर्वी समस्या क्या थी? ठीक है। ये आपको अगर उत्तर समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहले इसको अंत तक पूरा का पूरा देखना है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर मैंने पूरे टोटल आपके 20 लेसन समझा के रखे, वो जाके वीडियो देखना है, और वो देखने के बाद वापस इधर आके इस वीडियो को देखना है। अगर जैसे 3 ये स्टेप फॉलो कर लेना तो 100% पेपर आप पूरा सॉल्व करके आओगे, और इस पेपर से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या क्या थी? इतिहासकार मेरिटर के अनुसार जब रूस की गतिविधियों से आशंका होने लगी कि वो टर्की की बढ़ती हुई निर्बलता से लाभ उठाकर उसे हड़प लेगा, तब इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया अपने विभिन्न स्वार्थों से प्रेरित होकर उस ओर अधिक ध्यान देने लगे और समस्या अंतर्राष्ट्रीय बन गई। ये समस्या इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से प्रसिद्ध है। मिलर के अनुसार यूरोप में टर्की साम्राज्य के क्रमशः विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की समस्या को निकट पूर्व की समस्या कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इरका के बारे में क्या जानते हैं?
उत्तर है इरकरा, एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन लेनिन ने प्रारंभ किया था। अब है आपके सेक्शन अ का लास्ट क्वेश्चन है, न्यू डील क्या थी? आर्थिक महामंदी 1929 और 30। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 और 38 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की। कब से कब? 1933 से 38, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया गया। रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति को 3R अर्थात रिलाइफ, रिकवरी एवं रिफॉर्म द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। ये एक नई अर्थनीति का उद्देश्य कुछ सुधारों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखना था। सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन जान लिए हमने। अब जानते हैं सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आज एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ब का दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन करना है। पंडित नेहरू ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान और साहित्य तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कि विद्या का पुनर्जन्म हो, कला, साहित्य और विज्ञान तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास ही पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण, पहला था धर्म युद्ध। पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम के लिए ईसाइयों तथा मुसलमानों में दीर्घकाल तक युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध कहा जाता है। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों को पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की जानकारी प्राप्त हुई। उन्हें प्राचीन यूनानी रोमन विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला, जिससे उन लोगों के ज्ञान विज्ञान में वृद्धि हुई। दूसरा कारण था पूर्व से संपर्क। पूर्वी देशों के संपर्क में आने से यूरोपीय अत्यधिक प्रभावित हुए। अरब लोगों ने यूरोपियों का ध्यान, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान आदि की ओर आकर्षित किया। यूरोपीय लोगों के अरबों तथा चीन ने कुतून, बुना, बारूद, कागज, छापे खाने आदि की जानकारी प्राप्त की। तीसरा कारण क्या था पुनर्जागरण का? मंगोलों का योगदान। 13वीं शताब्दी में मंगोल नेता कुबलई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। कुबलई खान ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, धर्म प्रचारकों, राजदूतों आदि को संरक्षण दे रखा था। अरबों तथा मंगोलों के संपर्क में यूरोप वासियों को छापाखाना, कपूदनामा, कागज आदि की जानकारी प्राप्त हुई। बारूद और कागज की जानकारी प्राप्त हुई। चौथा है नगरों का विकास। व्यापार के विकास के कारण यूरोप में नगरों का विकास हुआ। नगरों के विकास के कारण व्यापारी लोग धनवान बनते चले गए। नगरों के निवासी स्वतंत्र वातावरण को पसंद करते थे तथा मध्ययुगीन रूढ़ियों तथा अंधविश्वास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों की प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य एवं कला में रुचि थी। पांचवा है व्यापार का विकास। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इससे व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई। व्यापारी विकास के कारण अनेक नगरों का उदय हुआ, विकास हुआ। नगरों का वातावरण स्वतंत्रता का था, जिससे व्यापारियों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति जागृत हुई। व्यापारी लोग साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, विद्वानों, कलाकारों आदि को उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता देने लगे। छठवां पुनर्जागरण का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था सामंतों की शक्ति क्षीण होना। मध्य युग में सामंतों का अत्यधिक प्रभाव था। सामंतों के कारण ग्रीक कले, अशांति और अराजकता व्याप्त हुई, परंतु 14वीं शताब्दी के अंत तक सामंतों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। सामंतवाद के पतन के कारण यूरोप में सुदृढ़ एवं राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई तथा अशांति एवं अराजकता का वातावरण समाप्त हुआ। अब जनता के लिए स्वतंत्र रूप से चिंतन करना सुगम हो गया था। अब 7वां था शिक्षा का विकास। साथियों 7 नंबर का आपका पेपर होने वाला ना, 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 7 पॉइंट लगोगे तभी तो आपको 7 नंबर देंगे ना, कॉपी चेकर, नहीं तो कैसे देंगे। 7वां कारण था शिक्षा का विकास। मध्य युग के अंत में शिक्षा ही काफी उन्नति हुई। शिक्षा के विकास के कारण मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन, तार्किक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। अब उसे धार्मिक पाखंडों और रूढ़ियों और अंधविश्वासों में कोई रुचि नहीं थी। 8वां कौन सा है? मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, आपको लिखना 7 ही है। 8वां है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों ने भी पुनर्जागरण के विकास में योगदान दिया। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय व्यापार की उन्नति हुई। अब यूरोपवासी अपने व्यापार एवं धर्म प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचने लगे। जब ये
लोग एक दूसरे की सभ्यता के संपर्क में आए तो उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और उनकी चिंतन शक्ति का विकास हुआ। नौवां था कागज तथा छापखाना। 1950 में छापे खाना का आविष्कार जर्मनवासी गुटेनबर्ग ने किया था। छापे खाने के आविष्कार के कारण पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर मिलने लगी। जब साधारण व्यक्ति भी पुस्तकें खरीद सकता था तथा पढ़ सकता था तो पुस्तकें समाचार पत्रों आदि के अध्ययन से लोग बड़े लाभान्वित हुए। उन्हें अंधविश्वासता धीरे धीरे कम होने लगी और उनमें स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हुई। 10वां था विज्ञान क्षेत्र में उन्नति। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति मध्य युग के उत्तरार्ध में विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हो गई थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजर बेकर ने तर्क और प्रयोग पर बल दिया। वैज्ञानिक खोजों के कारण मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और उसका विश्वास प्राचीन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से हटने लगा। अब यूरोपवासियों का तर्क था और विज्ञान और प्रयोग में रुचि बढ़ने लगी थी। 11वां मानवतावाद का प्रचार। मानववादी स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। वे परलोक की अपेक्षा इस जीवन की अधिक चिंता करते थे। मतलब परलोक आगे की ज़्यादा सोचने से अच्छा वर्तमान को ज़्यादा देते थे। वे वर्तमान जीवन को सुखी और आनंददायक बनाने पर जोर देते थे। वे सत्य, तर्क और स्वतंत्र चिंतन का प्रचार करते थे। मानववाद के प्रसार के कारण लोगों के धर्मशास्त्रों में रुचि कम हो गई। उनके अंधविश्वास दूर होने लगे और उनमें स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उन्नति हो गई। 12वां स्कॉलास्टिक विचारधारा। इस विचारधारा का आधार अरिस्टो का तर्कशास्त्र तथा संत ऑगस्टाइन का तत्व ज्ञान था। इसमें तर्क तथा धर्म दोनों का समन्वय था। इससे विद्या अध्ययन तथा वाद विवाद को प्रोत्साहन मिला। ये हमने क्या जाना चाहते हो, पुनर्विकास के कारण। अब अथवा के अंदर है इटली के एकीकरण की विभिन्न अवस्थाएं क्या थी उसके बारे में जानना है। इटली के एकीकरण में इटली अपने एकीकरण से पूर्व अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। पहले इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, लेकिन बाद में यह संगठन बना और एक हो गया था। नेपोलियन महान ने इटली पर विजय प्राप्त करके वहां फ्रांस का शासन स्थापित किया। नेपोलियन फ्रांस का राजा था जिसने इटली पर अपना शासन स्थापित किया। उसने समस्त देश में एक नियम और एक शासन पद्धति प्रारंभ करके इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। परंतु नेपोलियन के पतन के पश्चात 1815 में नेपोलियन के नीति का पतन हो गया था वाटरलू के युद्ध के बाद। 1815 में वियना कांग्रेस ने इटली में पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित कर दिया और राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना करते हुए इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था वापस। वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था। लोआल्डो और वेनेसिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया को दिए गए। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंदर क्या हुआ, लोम्बार्डी और वेनेसिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया को वापस दिए गए। परमा, मोडेना तथा टस्कनी के राज्य ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्गीय वंश को दिए गए। रोम में पोप का 3 राज्य स्थापित किया गया। नेपल्स तथा सिसिली में बुबन वंश के फर्डिनेंड प्रथम को शासक बनाया गया। सार्डिनिया में पीडमोंट तथा जिनेवा सम्मिलित किए गए। वियना द्वारा स्थापित व्यवस्था से इटली के देशभक्तों में तीव्र असंतोष था, अतः इटली वासियों ने विदेशी सत्ता समाप्त करने के लिए 1815 से ही प्रयास शुरू कर दिए। देश में कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। 1820-30 के विद्रोह। 1820 में नेपल्स में देशभक्तों ने निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु ऑस्ट्रिया की सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। पीडमोंट के विद्रोह को दबा दिया गया। 1830 में परमा, मोडेन और पोप राज्य में विद्रोह हुए। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के शासकों को जनता ने भगा दिया, परंतु मैट्रिक ने शीघ्र ऑस्ट्रिया की सेनाएं भेजकर क्रांतिकारी को कुचल दिया। ये हमने क्या जाना साथियों, इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाएं। अब जानते हैं और कौन कौन सी बाधाएं थी। 1848 की क्रांति का इटली पर प्रभाव पड़ा। मैटनिरक के पतन के समाचार से इटली के देशभक्त बड़े प्रोत्साहित हुए और उन्होंने अनेक स्थानों पर विद्रोह कर दिया। इन आंदोलनों के जोर को देखकर परमा और मोडेना के शासक भी भाग गए थे। 23 मार्च 1848 को सार्डिनिया पीडमोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने इटली वासियों की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोप और नेपल्स के शासक फर्डिनेंड की गद्दारी के कारण चार्ल्स एल्बर्ट और ऑस्ट्रिया की सेनाओं में पराजित का मुंह देखना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसके सिंहासन को त्याग दिया गया और उसके पुत्र विक्टर एमानुएल द्वितीय सार्डिनिया का शासक बना। नेपल्स, सिसिली, टस्किन आदि राज्यों में पुनः निरंकुश और प्रतिक्रियाओं शासन स्थापित हो गया।
रोम में लुई नेपोलियन की सहायता से पोप को पुनः सिंहासन रूढ़ कर दिया गया। इस प्रकार इटली की एकता और स्वतंत्रता का प्रथम राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। इटली के एकीकरण में आई प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? पहली थी इटली की धन संपदा। इटली एक धन संपदा राज्य था, अतः सभी विदेशी शक्तियां इटली पर अपना आधिपत्य रखना चाहती थी। पहला इटली के एकीकरण में बाधा कौन सी आती थी? इटली के पास अपार धन संपदा थी और सभी जो विदेशी शक्तियां थी वो अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। दूसरा था पोप का विरोध। पोप को यूरोप के प्रमुख राजाओं तथा कैथोलिक लोगों का समर्थन प्राप्त था, अतः पोप सत्ता से वंचित करना एक कठिन समस्या थी। तीसरा था इटली में एकता का अभाव। इटली के प्रत्येक भाग में पृथकता एवं प्रांतीय ईर्ष्या की भावना थी और राष्ट्रीय एकता की भावना का पूर्ण रूप अभाव था। चौथा है ऑस्ट्रिया द्वारा बाधा उत्पन्न करना। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। पांचवा था निश्चित योजना का अभाव। इटली वासियों के सम्मुख एक निश्चित योजना नहीं थी, भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर भिन्न भिन्न ढंगों से कार्य कर रहे थे। अब जानेंगे इटली में देशभक्तों का क्या योगदान रहा। ओके, मोइजुन का योगदान। मैजिनी इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। वो एक आंदोलन का आध्यात्मिक नेता था। एक वर्ष पश्चात उसे जेल से मुक्त कर दिया गया था और उसे देश में निर्वाचित कर दिया गया। 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। 40 वर्ष से नीचे के नवयुग संस्था के सदस्य बन सकते थे। यंग इटली की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 1833 में उन्होंने संस्था की संख्या 60,000 तक पहुंचा दी। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय का प्रसार किया। उसने कहा था, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुगों के हाथ में सौंप दो। उससे घोषित किया इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। ये सब कुछ किसने कहा था? मैजिनी ने। रोम में गणतंत्र की स्थापना। मैजिनी ने इटली पहुंचकर क्रांति का नेतृत्व किया और 1848 के पोप की गद्दी छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। पोप की गद्दी छोड़ने के भागने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार मैजिनी के नेतृत्व में रोम की गणतंत्र स्थापना हुई। मैजिनी का मूल्यांकन। यद्यपि मैजिनी अपने उद्देश्य में सफल रहा, परंतु फिर भी वो इटली का राष्ट्रीय निर्माता कहलाता है। वह इटली का महान देशभक्त था। उसने इटली के एकीकरण में आधारशीलता भूमिका निभाई है। हमने पढ़ा इटली का एकीकरण के बारे में। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा कारण इटली के एकीकरण में। काबूर का योगदान। काबूर इस आंदोलन का मस्तिष्क कहलाता था। काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में पीडामोंट के एक सामंत परिवार के रूप में हुआ था। 1848 में सार्डिनिया पीडमोंट की संसद का सदस्य चुना गया। 1850 में ये वित्तीय एवं उद्योग मंत्री नियुक्त किया। 1852 में वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कौन? काबूर। काबूर के उद्देश्य क्या थे? काबूर की मान्यता थी कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में किया जाना चाहिए। इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाई जाए तथा ऑस्ट्रिया को पराजित करके यूरोप को एक शक्तिशाली देशों में सहायता प्रदान की जाए। ठीक है साथियों, अब जानते क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध 1856 में रूस और टर्की के बीच क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? रूस एवं टर्किया के बारे में। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की का साथ दिया। काबूल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की की सहायता के लिए 18,000 सैनिक क्रीमिया भेज दिए। किसने इसका फायदा उठाया? इंग्लैंड ने। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई और 1856 में पूरी समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में काबूल को भी आमंत्रित किया गया। उसने घोषणा की, जब तक इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक यूरोप में शांति स्थापना नहीं हो सकती। काबूल को इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त हुई, अतः उचित कहा जाता है कि क्रीमिया के दलदल में इटली रूपी कमल का जन्म हुआ। ठीक है। फ्रांस समझौता। 21 जुलाई 1858 को काबूल फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से लैम्बोरियत स्थान पर भेंट की गई और उसके एक समझौता किया गया जिसे लैम्बोरियस का समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे। कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? यदि ऑस्ट्रिया पीडमोंट सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करे तो फ्रांस पीडमोंट सार्डिनिया की सहायता के लिए 2 लाख सैनिक भेजेगा। दूसरा था ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेसिया से निकाल दिया जाएगा। तीसरा था इस सहायता के बदले फ्रांस को सेवाएं और नीस के प्रदेश दे दिए जाएंगे तथा पीडमोंट सार्डिनिया के सम्राट विक्टर एमुअल द्वितीय की पुत्री क्लोराइड का विवाह नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम बोनामोट से कर दिया जाएगा। ठीक है, ये उस समय के कुछ दंड थे। ऑस्ट्रिया से युद्ध।
1859 में ऑस्ट्रिया ने सर्जनिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन तृतीय ने अपने वचन का पालन करते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 2 लाख सैनिक भेज दिए। सर्जनिया, पिडमोंट और फ्रांस की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया का मैगोंडा, सोल्फेरिनेस में बुरी तरह से पराजित किया, परंतु नेपोलियन तृतीय 11 जुलाई 1859 को ऑस्ट्रिया के साथ विलाम करेगा कि विराम संधि के अनुसार युद्ध बंद कर दिया था। अतः ज्यूरिम की संधि के द्वारा लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमोंट, सार्डिनिया को दिला दिया गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रथम चरण है जो समाप्त हो गया। मध्य इटली में एकीकरण की लहर। ऑस्ट्रिया की पराजय से मध्य इटली में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अतः परमा, मोडेना, टस्कनी जनता ने विद्रोह कर दिया। मार्च 1860 में मध्य इटली के राज्य में एकीकरण के संबंध में जनमत संग्रह कराया गया। परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमेनी की जनता ने भारी बहुमत से सर्डिनिया, पिडमॉन्ट के राज्य में मिलने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप ये राज्य सार्डिनिया, पिडमॉन्ट में शामिल कर लिए गए थे। साथियों, फिर जानते हैं हम इसका तीसरा कारण। उससे पहले जानते हैं दूसरा। 2 अप्रैल 1860 को विक्टर एमानुएल ने ट्यूरिन में प्रथम राष्ट्रीय संसद का उद्घाटन करते हुए कहा था कि इटली वासियों के इटली का जन्म हुआ। दक्षिण इटली में विद्रोह। काबूर की गुप्त सहायता पाकर 1860 में गैरिबाल्टी ने नेपल्स और सिसिली पर अधिकार कर लिया। इन दोनों राज्यों को भी सार्डिनिया, पिडमोंट में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार वेनेशिया और रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली एकीकृत हो चुका था। 6 जून 1861 को काबूर की मृत्यु हो गई। काबूर का मूल्यांकन। काबूर एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया। उसने राष्ट्रीय के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने अपनी कूटनीति प्रतिभा का परिचय दिया। कैटबली का कथन। मैजिनी एक अव्यवहारिक आदर्शवादी तथा गैरिबाल्टी महान योद्धा था, परंतु काबूर के बिना मैजिनी का आदर्शवाद तथा गैरिबाल्टी की वीरता निष्फल लड़ाई और निराशा के इतिहास में एक अध्याय और बढ़ा देती है। वास्तव में काबूर द्वारा इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। तीसरा था गैरिबाल्टी का योगदान। गैरिबाल्टी इस आंदोलन की तलवार कहलाता है। वो इटली के स्वतंत्रता संग्राम का महासेनानी था। कुछ समय पश्चात मैजिनी की संपर्क में आया और उसके उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर युवा इटली नामक संस्था का सदस्य बन गया। उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, परंतु उसे असफलता का सामना करना पड़ा। 1856 में गैरिबाल्टी पुनः इटली वापस आ गया और कैपोरे नामक द्वीप खरीदकर एक स्वतंत्र कृषक के रूप में रहने लगा। 1856 में उसकी काबूतर से प्रथम भेंट हुई। वो काबूर के विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं समर्पित कर दी। ये सेक्शन बी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और उसका अथवा का उत्तर था। अब जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके 50,000% आने की संभावना 50,000% है। औद्योगिक क्रांति पर एक संक्षिप्त में लेख लिखते हुए उसके कारण बताइए। किसकी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है जब गृह उद्योगी की अपेक्षा कारखानों में विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा, जिनके परिणाम स्वरूप व्यवसाय, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। उन सभी परिवर्तनों को हम सामूहिक रूप में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है। इतिहासकार डेविस ने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन साधनों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो जाने का नाम ही औद्योगिक क्रांति है। उत्पादन के क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। इतिहासकार हैजन का कथन है कि औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य गृह उद्योगी धंधों का मशीनीकरण है। ठीक है, गृह जो उद्योग धंधे है उसका मशीनीकरण है। औद्योगिक क्रांति के अब जानते हैं कारण। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में देशों की जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हो गई चुकी थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग बढ़ गई। अतः लोगों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक बन गया था। दूसरा था रहन सहन के स्तर में वृद्धि। मनुष्य को सुख सुविधाएं मिलने से रहन सहन में स्तर की वृद्धि हो गई थी। उसकी आवश्यकता भी बढ़ गई थी। अतः बढ़ती हुई आवश्यकता से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। तीसरा था यूरोप में साम्राज्यवाद का प्रबल होना। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि ने विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अपने उपनिवेशिक स्थापित कर लिए। ये अपने अधीन देशों में कच्चा माल मंगवाते तथा अपना माल उपनिवेशिक में बेचते। इससे भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। चौथा है व्यापारिक नीति।
18वीं शताब्दी तक यूरोप देशों ने अपने उपनिवेशिक में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। उपनिवेशिक व्यापार की सफलता के लिए वस्तुओं का अधिक उत्पादन आवश्यक था। उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, अतः लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए व्यापारियों तथा पूंजीवादियों को बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने तथा नवीन कारखाने खोलने की प्रेरणा मिली। यातायात के साधनों से विकसित हो जाने के कारण व्यापार की उन्नति हुई। 5 था फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन किया। नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया। इस अवसर पर इंग्लैंड ने अपने सैनिकों तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तथा वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और औद्योगिक क्रांति लेके आए। फिर है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार से जनसाधारण के ज्ञान में वृद्धि हुई और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। छापे खाने द्वारा ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं छापने लगी। समाचार पत्रों के द्वारा अन्य देशों के विषय में जानकारी प्राप्त होने लगी। 7वां वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया। फ्लाइंग शटल तथा स्पिनिंग जेनी ने नामक चरखों के आविष्कार से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी कई आविष्कार हुए जिससे कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 8वां है कोयले और लोहे की उपलब्धि। जब एक ही स्थान पर कोयला और लोहा उपलब्ध हो जाए तो औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है। मतलब अनुकूल बोले तो इसके सरल रूप से परिस्थितियां बन जाती है, इसके अंडर में हो जाती है। जब पत्थर का कोयला उपलब्ध हो गया हो, लोहा शीघ्र पूर्वक गलाया जाने लगा हो, परिणाम जरूर बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी और कल कारखाने स्थापित हो गए। 9वां है व्यापारिक वर्ग। पुनर्जागरण के कारण व्यापारिक वाणिज्य की प्राप्ति उन्नति हुई। इस प्रकार व्यापारिक वर्ग का उत्कर्ष बढ़ा और अधिक धन कमाने के लिए इन वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की थी। ठीक है, आप जानते हैं इसका अथवा का उत्तर। अथवा में दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम बताते हुए इसके महत्व का वर्णन करना है। कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम बताते हुए उसके महत्व का वर्णन करना है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम या प्रभाव यूरोप के इतिहास में ही नहीं वरन सारे संसार के इतिहास में इस क्रांति का विशिष्ट स्थान था। इसका फ्रांसीसी क्रांति का। इस क्रांति का यूरोप के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा। क्रांति के कुछ प्रमुख कारण ये हैं। पहला है सामंती व्यवस्था का अंत। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति सामंती व्यवस्था के अंतर्गत पिसते रहे। आर्थिक शोषण तथा इन लोगों की नियति से बन गया था। फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था का अंत कर दिया। दूसरा था धर्मनिरपेक्ष राज्यों का उदय। क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकास हुआ और लोगों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता मिल गई। चर्च की प्रतिष्ठा का अंत हो गया। क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा की प्रेरणा दी। तीसरा है राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रीयता को जन्म दिया जिससे आधुनिक संसार आज भी अत्यधिक प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति का ही प्रभाव यूरोप में निरंतर राष्ट्रीय क्रांतियां होने लगी। इटली, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड और यूनान जैसे पोलैंड में 1830 एवं 1848 में मध्य क्रांतियां हुई थी। चौथा है निरंकुश राजतंत्र का अंत। क्रांति ने राजाओं के देवी सिद्धांत का अंत पर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब सर्वसाधारण लोग प्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति में भाग लेने लगे, इससे जनतंत्र की स्थापना को बड़ा बल मिला। 5वां कारण था व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन। मानव अधिकारों को घोषणा, स्वतंत्रता, समानता सिद्धांत और प्रतिपादन से यूरोपीय देशों में व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन होने लगा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत इस क्रांति की अमूल्य देन बन गया। 6वां है समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति ने अमीरों एवं गरीबों को न्याय, सम्मुख समानता प्रदान की। सामंत प्रथा का अंत, विशेष अधिकार की समाप्ति, चर्च की प्रतिष्ठा का अंत करके फ्रांस की क्रांति ने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार की। 7वां स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति ने मानव जाति के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को नारा दिया। उसने संपूर्ण यूरोप में व्यापक प्रभाव पैदा किया। इसी कारण आने वाले समय में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। संपूर्ण यूरोप में प्रतिज्ञावादीवाद का जन्म हुआ। और 8वां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लोकतंत्र का प्रसार। फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को प्रबल आघात पहुंचाया और लोकतंत्री विचारधारा को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति को समाप्त हो गई है, परंतु जनतांत्रिक विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गए।
फ्रांस की क्रांति ने इस बात पर बल दिया कि सर्वाधिक एवं संप्रभुता जनता में नियत है। क्रांति ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शासन केवल जनता के लिए नहीं अपितु जनता द्वारा होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व संपूर्ण विश्व एवं मानवता के लिए समान रूप के प्रभावकारी रहा है। जिस प्रकार इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट द्वारा और अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा द्वारा अपने देशों में लोकतंत्र की नींव डाली, उसी प्रकार फ्रांस ने भी नागरिकों के लिए घोषणा पत्र किया तथा अपने देश में प्रजातंत्र की नींव डाली, जबकि संपूर्ण विश्व में प्रजातंत्र के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया। फ्रांस की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण देश स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्ववाद है, जैसे शाश्वत और मानवतावादी आदर्श है, जो संपूर्ण विश्व के लोकतांत्रिक देशों के संविधान के मूलभूत आधार और प्रकार स्तंभ बने हुए हैं। फ्रांस की क्रांति का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि उससे जनता की आवाज़, ईश्वर की आवाज़, इस नारे की शुरुआत हॉलैंड से हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम ने इस क्रांति को प्रोत्साहन दिया और फ्रांस की क्रांति ने इसे विश्व की ओर मोड़ दिया। चौथा क्वेश्चन है आपका, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में स्टाम्प्स अधिनियम के महत्व का वर्णन करना है। स्टैम्प एक्ट रेड इंडियनों पे उपद्रव को दबाने हेतु ग्रेनविल के मंत्रित्व काल में अमेरिका पर स्टैम्प एक्ट लगाया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज पर निर्धारित राशि का टिकट लगाना आवश्यक था, परंतु इसका भयंकर विरोध किया गया। एक इतिहासकार ने लिखा कि इंग्लैंड की संसद भवन में बैठकर स्टैम्प एक्ट को परिभाषित करना तो सरल था, परंतु अमेरिका में उसको वसूल करना कठिन था। अमेरिका का नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं सकता। उपद्रव से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने स्टैम्प टैक्स की समाप्ति कर दी और परंतु ड्यूटी एक्ट पारित किया, परंतु इसका भी विरोध हुआ। इस कागज और शीशे पर से हटा दिया गया, परंतु चाय फिर भी कर रहा था। एक इतिहासकार ने लिखा, लॉर्ड नाथ की यह भयंकर भूल थी, क्योंकि अमेरिका वालों ने इंग्लैंड के टैक्स लगाने के अधिकार का विरोध किया था, न कि धनराशि का। फलस्वरूप संघर्ष प्रारंभ हुआ। जनता ने एक मत होकर विद्रोह शुरू कर दिया, जिन्होंने एक स्वर में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेसेशन की घोषणा प्रारंभ कर दिया। जहाँ जहाँ विरोधी कार्य होने लगे इस संबंध में फिशर ने लिखा है कि प्रकार का विरोध उस नियम के विपरीत था जो कि छोटा होने पर उसके लिए बहुत घातक था। लगभग 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में इस संबंधित बातचीत करने लगे मिले कि जब क्रांति की स्पष्ट भावना बनने लगी और उन विद्रोह को देखकर 1766 ईस्वी में सरकार ने इस नियम को समाप्त कर दिया। अथवा को तरह एक प्रशासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। साथियों, जानते हैं अब अथवा को उत्तर एक प्रशासनिक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। डायरेक्टर का शासन 10 नवंबर 1799 ईस्वी को समाप्त हुआ और तभी से फ्रांस में कॉन्सुलेट का शासन का प्रारंभ हुआ। नेपोलियन को प्रथम कांसल बनाया गया। उसने 1804 ईस्वी के अंदर प्रथम कौशल पद का कार्य किया। इस अवधि में उसने प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन किया और उनके महत्वपूर्ण सुधार किए। स्थानीय शासन, वह स्वतंत्रता का समर्थक नहीं था। उसका कहना था कि इस स्वतंत्रता के नाम पर ही फ्रांस में भारी रक्तपात हुआ है, इस कारण वो शासन का प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीकरण चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गई। निर्वाचन के अधिकारियों के स्थान पर नेपोलियन ने अपने नियुक्त अधिकारी रखे। प्रांतों, डिपार्टमेंट व जिलों के अधिकारी क्रमशः प्रोडक्ट व उप प्रोडक्ट होने लगे। इस प्रकार उसने लुई 13वें के शासनकाल की पुरातन व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। कुछ इतिहासकारों ने उसके केंद्रीय शासन को अत्याचारपूर्ण बताया है, जबकि कुछ ने कहा है कि ये समानुकूल था। दूसरा था भूमि प्रबंधन। क्रांति के समय फ्रांस के अधिकांश सामंत पर धर्म अधिकारी विदेशों में जा बसे थे। उनके लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तभी उनकी जमीनें किसानों को बेच दी गई थी। परंतु नेपोलियन ने लौटने के इच्छुक सामंतों व पादरियों को फ्रांस आने दिया, तभी भूमि भी उन्हें दिलाने का प्रयास किया, परंतु इस व्यवस्था से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। इस कारण नेपोलियन किसानों का प्यारा बन गया और उसे वो अपना संरक्षक समझने लगे। तीसरा था, नेपोलियन ने आर्थिक सुधार किए थे। फ्रांस की राज्य क्रांति का एक प्रमुख कारण उसकी दयनीय आर्थिक अवस्था में थी। नेपोलियन ने देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए थे। कौन कौन से? पहला, सरकारी व्यय में कमी। नेपोलियन ने कौन कौन से अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कौन कौन से साधन को अपनाया था, उसके बारे में जानते हैं।
पहला था सरकारी व्यय में कमी की गई। दूसरा, सैनिक व्यय विजेता देशों में वसूल किया जाने लगा। तीसरा, 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। सरकारी आर्थिक नीतियों का संचालन इसी बैंक के नेतृत्व में होने लगा। चौथा, भ्रष्टाचार कर्मचारियों को दंडित किया। किसने? नेपोलियन ने। पांचवा, देश का औद्योगिक विकास किया। बेकार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निर्माण कार्य आरंभ किए गए थे। छठा था, वाणिज्य सदन पुनः स्थापित किए गए। सातवां, व्यावसायिक संघ और व्यावसायिक संघ थे वो समाप्त कर दिए गए। उपयुक्त कदम उठाने से फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। इसके प्रमाण में हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने 1815 तक फ्रांस के युद्धों में रक्त रखा, परंतु देश की अवस्था कभी इन युद्धों में बाधक नहीं हुई और उसका पतन 1815 ईस्वी में हो गया था, ताकि उस समय फ्रांस पर कर्ज था। ठीक है। चौथा है शिक्षा संबंधित सुधार। नेपोलियन के कौशल बनने से पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक अवस्था में शोचनीय थी। शिक्षा पर धर्म कार्यों का प्रभुत्व बना हुआ था, परंतु जैकोबिन दल ने शिक्षा को स्थानीय शासन के प्रभुत्व से लेकर केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया था। नेपोलियन भी यही चाहता था कि शासन के प्रभुत्व से लेकर केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया था। नेपोलियन भी यही चाहता था, अतः शिक्षा को केंद्रीय सरकार के अधीन ही रखते हुए उसने शिक्षाओं को निम्नलिखित सुधार किए थे। शिक्षा के अंदर कौन कौन से सुधार किए थे? ये किए थे। पहला, प्राथमिक शिक्षा को धर्माधिकारियों के अधीन रखा था। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा को केंद्र के अधीन कर दिया था। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा के लिए नवीन ढंग विद्यालय स्थापित किए गए थे। चौथा, विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रखे गए और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव को दूर करने के लिए दृष्टि से पेरिस में एक नॉर्मल स्कूल खोला गया था। पांचवा, देश के बढ़ते हुए औद्योगिक विकास को देखते हुए शिक्षा को व्यावसायिक भी बनाया गया था। पांचवा, नेपोलियन की विधि संहिता। क्रांति के समय फ्रांस की न्याय व्यवस्था और भी दयनीय हो गई थी। नेपोलियन ने काउंसिल ऑफ स्टोर को एक विधि संहिता बनाने का कार्य सौंपा। उसका प्रशासन 1804 में हुआ था। कानून का संग्रह सरल एवं रोचक भाषा में किया गया था। इस विधि के अंतर्गत विधान कठोर बनाया गया। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार तथा झूठी गवाही जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई। वकीलों के विषय में नेपोलियन की धारणा अच्छी न थी, अतः अपराधियों को वकीलों के सहयोग से वंचित कर दिया गया था। समस्त फ्रांस की कानून व्यवस्था एक हो गई थी। विधि संहिता में समानता का अवश्य ध्यान रखा गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात किया गया था। उसने ज्यूसी प्रथा का भी प्रचलन किया था। अभियोगों का निर्णय सुगमता एवं शीघ्रता से होने लगा। कानून की दृष्टि से फ्रांस में सब लोग समान हो गए। इस कारण इसमें देश में धार्मिक सहिष्णुता भी विकसित हुई, परंतु उसने जनता को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के लिए उसने भी मुद्रितों लेटर द सेटस पत्रों का प्रचलन किया था। उसकी इस कठोरता के कारण कई इतिहासकारों ने उसे दंड विधान की कटु आलोचना की, जबकि अन्य प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना रोम के जस्टिनियन से करते थे। अपनी इस विधि संहिता के विषय में वह स्वयं इस प्रकार लिखता है कि मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और स्थायी होगी। अतः उसने अपनी महानता का श्रेय अपने सैनिकों अभियानों को देकर अपनी विधि संहिता को दिया है। ठीक है साथियों। और फिर उसने किया था धार्मिक सुधार। नेपोलियन के कॉन्स्टिट्यूशनल बनने के समय फ्रांस धार्मिक दृष्टि से दो दलों में विभक्त था। प्रथम दल रोमन कैथोलिक चर्च का अनुयायी था। दूसरा, अधिकांश लोग इसी दल के थे। बुबो वंश के शासक भी रोमन चर्च के ही समर्थक थे। इस दल के लोग धर्म पर क्रांति के समय लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहते थे। दूसरा दल उदारवादी व क्रांतिकारी का था। इस दल के सदस्य धर्म के क्षेत्र में पोप से स्वतंत्र रहना चाहते थे। नेपोलियन अपनी सत्ता को सुरक्षित बनाना चाहता था। नेपोलियन पोप सप्तम से पत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। उसने 1802 ईस्वी में एक समझौता किया। इस धार्मिक समझौता के अंतर्गत उसने धर्म के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए थे। पहला था, कैथोलिक चर्च अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। दूसरा था, बिशपों के क्षेत्रों में कमी कर दी, जिसे पोप विश्व का औपचारिक रूप से पदारोपण संस्कार दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। तीसरा था, धर्म अधिकारियों का वेतन राज्य के कोष से दिया जाने लगा तथा उन्हें राज्य प्रमुख के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया। नेपोलियन ने पोप राज्य को मान्यता दे दी थी। सातवां सबसे बड़ा कारण क्या था प्रमुख और लोकप्रिय होने का नेपोलियन का? प्रेस का नियंत्रण। प्रेस पर नियंत्रण। नेपोलियन रूसो
नेपोलियन रूसो भक्त अवश्य था। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं था। फ्रांस का विकास एवं निर्माण अवश्य करना चाहता था, परंतु एक निरंकुश शासक के रूप में। इसलिए वो प्रेस की स्वतंत्रता भी सहन नहीं कर सकता था। उसका कहना था कि यदि प्रेस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मैं सत्ता में 3 दिन भी नहीं ठहर सकता। अतः उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और उसकी नीति के कारण 73 में से 60 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया था। प्रेस पर नियंत्रण लगाने के एक कारण और भी था कि वो कांसल के पद से संतुष्ट नहीं था और उसे ऊंची छलांग लगाना चाहता था। ठीक है, अब जानते हैं साथियों आपका 5वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट खंड ब का। चीन के आर्थिक शोषण में अफीम युद्धों का क्या महत्व है, स्पष्ट करना है। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक चीन भारत एवं एशिया के दूसरे देश यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत, वैभवशाली एवं सभ्य थे। कब? सिर्फ 16वीं सदी तक। बाद में तो यूरोप वाली शक्ति आके इनको लूट के ले गई थी। ये इतिहास का निर्विवाद सत्य है कि चीन ने विश्व को कागज, छापखाना, बारूद, दिशा सूचक यंत्र दिए, जिनके आधार पर आधुनिक विश्व के निर्माण की नींव रखी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद की स्थापना हो चुकी थी। एशिया में केवल चीन एवं जापान ऐसे देश बचे थे जहां यूरोपीय साम्राज्यवाद अपने पैर पसार सकता था। चीन एवं यूरोपीय देश 1514 में प्रथम पुर्तगाली व्यापारियों एल्वेरेज चीन की दक्षिणी तट पर पहुंचा, किंतु चीन के साथ संपर्क में असफल रहा। अंततः 1557 में पुर्तगालियों ने चीन के मकाओ में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली और यह अपनी बस्ती स्थापित की। बाद में स्पेनिश 1575 ईस्वी में, डच 1604 ईस्वी में, अंग्रेज 1637 में, फ्रांसीसी 1698 में और डेनिश 1731 में, स्वीडन 1732 में चीन में आ पहुंचे। 1784 में अमेरिका भी चीन में आ पहुंचा, किंतु इन सभी के लिए केवल कैप्टन एवं महकाओं में व्यापार की अनुमति थी, अन्य नहीं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चीन ने विश्व से प्रताकता की नीति अपनाने रखी, किंतु चीन की रेशम एवं कमजोर अंदरूनी स्थिति विदेशियों को ललचा रही थी। ये धीरे धीरे चीन के राजनीतिक मामलों में दखल देने का प्रयास करने लगी। यूरोपीय ईसाई पादरी भी धीरे धीरे धर्मांतरण को बढ़ावा देने लगे। प्रथम अफीम का युद्ध का महत्व। इस युद्ध से चीन को बहुत अधिक हानि हुई। इस संधि ने अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर प्राप्त हुए। चीन में इंग्लैंड को 4 बंदरगाहों, अभोग, कुचारू, निगायों और सुंदरों व्यापार करने की अनुमति मिल गई। चीनी व्यापारिक संगठन कांग को समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अफीम व्यापार में भारी वृद्धि हो गई। इस युद्ध में चीन के सम्राट को निर्णायक हार हुई। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि चीन में यूरोपीय सभ्यता के प्रसार को रोकना असंभव है। नानकिंग की संधि ने यूरोप में साम्राज्यवाद को विस्तृत करने के रूप में योगदान दिया था। अब जानते हैं साथियों इसका अथवा का उत्तर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 करोड़% लिख देना। 1917 की बोलवेसी क्रांति के प्रमुख कारण को बताइए, जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। 1917 की रूसी क्रांति। सामाजिक विषमता। समस्त रूसी के समाज मुख्यतः 2 भागों में विभक्त था। पहला था अधिकार युक्त वर्ग। वो वर्ग विशेष अधिकार संपन्न था। इस वर्ग में जार, समस्त धर्माधिकारी और उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे। दूसरा था अधिकार हीन वर्ग। इस वर्ग में किसान मजदूर सम्मिलित थे। समाज में अधिकार युक्त वर्ग का बोलबाला था। देश की अधिकांश धन संपत्ति और भूमि पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। ये लोग ठाट बाट पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर अधिकारहीन वर्ग के करोड़ों किसानों और मजदूरों की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। उन्हें पीड़ित, शोषित, अर्धनग्न तथा भूखे रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोगों में सामाजिक विषमता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश फैला था। दूसरा क्या था साथियों? जार की दमनकारी नीति। 1917 के युद्ध की जार की दमनकारी नीति। रूस का जार एक्जेल्डर तृतीय 1818 से 1894 तक निरंकुश, प्रतिक्रियावादी और क्रूर शासक था। उसके समय में क्रांतिकारी और उदारवादियों को कठोरता पूर्वक कुचल दिया जाता था। 1894 में निकोलस द्वितीय गद्दी पर बैठा। वो भी अपने पिता अलेक्जेंडर तृतीय की भांति निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। उसने शासन की नीतियों का विरोध करने वालों को क्रूरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप जार की दमनकारिणी और प्रतिक्रियावादी नीति के कारण रूसी जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त हुआ। तीसरा था मजदूरों की जागृति। रूस के 25 लाख मजदूरों की दशा भी किसानों के समान दयनीय थी। मजदूरों को गंदी बस्तियों की तंग कोठरियां तथा झोपड़ियों में रहना पड़ता था। उनके आवास, मनोरंजन, चिकित्सा आदि की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं थी।
क्रांतिकारी समाजवादी दल से मजदूरों के असंतोष से लाभ उठाकर उनके मध्य समाजवादी सिद्धांतों को प्रचार किया करते थे। जारशाही के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी गई थी। मजदूर वर्ग ने क्रांतिकारी के विचारों से प्रभावित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गया। 1905 में क्रांति को सूत्रपात मजदूरों ने ही किया था। चौथा था अरूसी जातियों का विरोध। रूसी साम्राज्य में अनेक गैर रूसी जातियां रहती थी। अलेक्जेंडर तृतीय तथा निकोलस द्वितीय ने अरूसी जातियों का रूसीकरण करने की नीति अपनाई तथा यहूदियों एवं अरमानियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाने लगे। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड तथा बाल्टिक प्रांतों में रूसीकरण की नीति के विरुद्ध भयानक विद्रोह हुए थे। पांचवा है रूस जापान युद्ध। 1904 और 5 रूस को 1904 या 5 में रूस जापान युद्ध में पराजित होना पड़ा। क्या साथियों, 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ, जिसके अंदर से रूस जापान युद्ध में पराजित होना पड़ा, मतलब रूस को जापान युद्ध में पराजित होना पड़ा। जापानियों ने रूसियों को जल और थल दोनों स्थलों पर बुरी तरह से पराजित करके रूस की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। रूस की पराजय से निकोलस द्वितीय के अयोग्य और भ्रष्ट शासन की सर्वत्र आलोचना की गई और वहां सुधारों की मांग प्रबल हो गई। इसके परिणाम स्वरूप रूस में 1905 की क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया। छठा कारण क्या था रूसी क्रांति का? 1905 की क्रांति। 22 जनवरी 1905 को 2 लाख मजदूरों ने फादर गैपन के नेतृत्व में जार निकोलस के राजमहल के सामने प्रदर्शन किया और सुधारों की मांग की, परंतु जार के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोलियों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे अनेक व्यक्ति हताहत हुए। जार की इस रक्तपातपूर्ण कार्यवाही रूस युग में अति तीव्र असंतोष उत्पन्न किया। किसानों की शोचनीय स्थिति। रूस के किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी। यद्यपि 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने बंधुओं खेत मजदूरों प्रथा का अंत कर दिया, परंतु इससे उनकी दिशाओं में विशेष सुधार नहीं हुआ। 8वां था निहिलिटन आंदोलन। 1870 के पश्चात कुछ क्रांतिकारियों ने अराजकता के द्वारा रूस में जारशाही का अंत करने का प्रयास किया। वे निहिलिस्ट कहलाते थे और रूस में प्रचलित सभी संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहते थे, समाज को नए सिरे से निर्माण करना चाहते थे और प्राचीन रूढ़ियों को नष्ट करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। निहिलिस्ट आंदोलन के परिणाम स्वरूप रूस के अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। अब जानते हैं लेखकों का योगदान क्या था। लेखकों का योगदान। रूसी क्रांति में लेखकों और दार्शनिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव तथा टोल्स्टॉय की रचनाओं ने रूस की शिक्षित जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों ने मजदूरों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार लेखकों व दार्शनिक रूसी जनता को क्रांति के बीज बो दिए थे। ठीक है। 10वां कारण था मुख्य इंपोर्टेंट कि प्रजातंत्र का दमन। 1905 की क्रांति के पश्चात जार निकोलस द्वितीय ने रूसी जनता को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा के निर्माण की घोषणा की, परंतु यह केवल आडंबर मात्र था। उसने प्रथम ड्यूमा को 1907 में भगकर अपनी निरंकुश प्रवृत्ति का परिचय दिया। जार ने एक नियम के अनुसार मताधिकार अत्यंत सीमित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय ड्यूमा में प्रतिक्रियावादी जमींदारों को बहुमत स्थापित हो गया, परंतु रूसी लोग अब स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को स्वाद ले चुके थे और किसी भी कीमत पर निरंकुश शासन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। 11वां कारण क्या था 1917 की रूसी क्रांति का? प्रथम विश्व युद्ध। अगस्त 1914 में रूस ने प्रथम महायुद्ध में प्रवेश किया, परंतु कुछ ही समय बाद जर्मनी के विरुद्ध रूसी सेनाएं पराजित होने लगी। इन पराजयों से रूसी नागरिकों का मनोबल गिर गया और असंतोष बढ़ने लगा। 1916-17 के शीतकाल के सारे देशों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था। ठीक है साथियों, अब हम समझेंगे आपके खंड स के बारे में। ठीक है, खंड स के अंदर आपके 2 क्वेश्चन करने हैं जो 14-14 नंबर के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं। हम टोटल आपको 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, खंड स के उसके बारे में जानते। उससे पहले साथियों थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा आराम, थोड़ा पानी पी लेते यार, बहुत टाइम से लाइव कर रहे हैं, थोड़ी शांति चाहिए। ठीक है, चलो हम इसको टू बी कंटिन्यू करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख कारण एवं परिणामों की विवेचना करनी है। अब साथियों आपका धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है
और इसके प्रमुख कारणों और परिणामों की विवेचना करनी। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ पोप की धार्मिक संप्रभुता, चर्च की बुराइयां तथा धर्म अधिकारियों के पाखंडों और आडंबरों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वही यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करके चर्च की बुराइयों का अंत करने में धार्मिक पाखंडों को नष्ट करने के लिए आंदोलनों को शुरू किया गया था, उसे धार्मिक आंदोलन कहते हैं। वार्नर तथा वार्थिक का कथन है कि धार्मिक आंदोलनों पोप की सांस्कृतिक तथा भ्रष्टाचारों को विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। इतिहासकार हेज लिखते हैं कि प्रस्तुत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में तर्क व विवेक की जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई और कैथोलिक चर्च के कटु आलोचक थे तथा वे धर्म की व्यवस्था को सिरे से दूसरे से सुधारना चाहते थे। इस सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ था वो उससे उत्पन्न ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए संप्रदाय बने थे उसे समष्टि रूप में धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धर्म सुधार आंदोलन को पुनर्जागरण की बात एक आकस्मिक घटना नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इस आंदोलन का क्षेत्र व्यापक था, अतः इसके कारण भी केवल धार्मिक क्षेत्र तक की सीमित नहीं थे। इस आंदोलन को प्रेरणा मिली बौद्धिक जागृति से, नवीन देशों की खोज, विज्ञान से प्रसार से, अतः इन कारणों का क्षेत्र व्यापक बन गया, जहां हम महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, पहला था धार्मिक कारण। पोप का स्वरूप विस्तृत। पोप कैथोलिक के चर्च का सर्वोच्च में सर्वथा संपन्न अधिकारी होता है था, ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझा जाता था। परंतु उत्तर मध्य काल में पोप धर्म में क्षेत्र में रुचि न लेकर राजनीतिक में अधिक रुचि लेने वाले पोप भव्य प्रसादों के निवासों के प्रशासनिक सुखों का आनंद लेता था। परिणाम स्वरूप जन साधारण की धर्म से आस्था उठने लगी और उसमें सुधार होने लगा। दूसरा था पोप का भ्रष्ट होना। पोप धर्म का मार्गदर्शक था माना जाता है। उसके दरबार में अच्छे धर्म विचारकों का जनमंथन घटना रहना चाहिए, पर धर्म विचारकों का स्थान उसके विलासिती साहित्यों ने ले लिया था। चरित्र से गिरते जा रहे थे। पोप के दरबार में छटुकता व्यर्थ के दरबारियों का जमावड़ा हो रहा था। इसके जनसाधारण को ईर्ष्या हो रही थी, वे इसकी कटु आलोचना भी करते थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा। धर्माधिकारियों की नियुक्ति गिरजों में जनसाधारण को धर्म की शिक्षा देने के लिए की जाती थी, परंतु उत्तर मध्य काल में धर्माधिकारी जनसाधारण को ना बाइबल की सही व्याख्या करते थे और न ही उसको धार्मिक शिक्षा देते थे। जनसाधारण धार्मिक अधिकारियों की धार्मिक कार्य न की आलोचना करने और गिरजाघरों में सुधार करने की आवाज़ उठाने लगे थे। ठीक है, अब जानते हैं धर्माधिकारियों की नियुक्ति की योग्यता के बारे में ना होना। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर ना होना, मतलब वहाँ के जो धर्माधिकारी थे उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुसार नहीं होती थी। ठीक है, उसके बारे में धर्माधिकारियों की नियुक्ति के उनके समय उसकी कुछ योग्यताओं के अवसर पर विचार होना चाहिए था, पर उनके पद तो व्यावसायिक होते जा रहे थे। धनी पुरुष अपने पैसे के सहारे धर्माधिकारियों को पद प्राप्त करते थे और उन्हें धर्माधिकारियों के पैसे के अलावा उन्हें अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। छोटे पादरियों ने असंतोष व्याप्त होना। धर्माधिकारियों की भी कई श्रेणियां थी। छोटे धर्माधिकारियों को धन प्राप्ति के साधन कम प्राप्त होते थे, इस कारण वे बड़े पादरियों से उनके वैभव, धन व प्रतिष्ठा के कारण द्वेष रखते थे। इस कारण छोटे पादरी बड़े पादरियों को स्वयं आलोचना करते थे तथा उन्हें हटाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। ठीक है साथियों, अब छठा कारण था धर्म यात्राओं का आरंभ। ठीक है, फिर था धर्म यात्राओं का आरंभ। जिस प्रकार भारत में हिंदू धर्मावलंबी अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे, उसी प्रकार ईसाई जेरूसलम की तीर्थ यात्रा करने में लगे थे। धर्म युद्ध इसलिए लड़े गए, वहाँ ईसाइयों को आने पर तुर्कों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। स्ने फ्रांस व जर्मनी में भी कई तीर्थ स्थान बन गए थे। तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन देने का धर्माधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन उपार्जन करना था। इस प्रकार इन यात्रियों ने धर्माधिकारियों धन अर्जित करने, अपने विलास में व्यक्त करने तथा सने की प्रकार की यात्राएं भी जनसाधारण में आलोचनात्मक बन गई थी। दूसरा था राजनीतिक कारण। पहला तो था धार्मिक कारण और दूसरा क्या था? राजनीतिक कारण। कैथोलिक चर्च का राजनीतिक संस्था का होना। ठीक है, चर्च को सच्चे अर्थ में एक धार्मिक संस्था होना चाहिए,
पर मध्यकाल में धर्माधिकारियों ने धार्मिक क्रियाकलाप में मन को हटाकर राजनीतिक कार्यों में प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया था। धर्माधिकारी स्वयं की अदालत लगाते थे, किसानों व सामान्य लोगों पर कई प्रकार के कर लगाते थे। धर्माधिकारियों का इस प्रकार विशेष अधिकार से सुविकसित करना और राजा व जनता को दोनों की निगाहों में खटकने लगा था। दूसरा था राष्ट्रीय राज्यों का उदय। 15वीं शताब्दी में यूरोप में शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा। शासक राजनीतिक कार्य में पोप व उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों का हस्तक्षेप करने उद्यत नहीं थे। जनता में व्यापारी वर्ग भी राष्ट्रीय राज्यों का उपक्षपाती होता जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका व्यापार शक्तिशाली राज्य में आश्रय में ही फलीभूत सकता है। मैकियावेली तथा जीन बोल्डन ने राजा के निरंकुश रूप का समर्थन किया तथा उसके देवी सिद्धांतों को समाज में न्यूनतम ठहराया। राजा भी यही चाहने लगा कि राजनीतिक में सर्वोपरि मान्य तथा कला व संस्कृति के क्षेत्र में मुझे आगे नेतृत्व स्वीकार करे। राजा जनता के सहयोग से अपना राज्यों का उत्तराधिकारी शक्तिशाली बनाने लगा। तीसरा था शासकों में निरंकुशता की भावना। शासक वर्ग नहीं चाहता थे कि धर्माधिकारी अपने या न्यायालयों की स्थापना कर न्याय प्रदान करने का अधिकार रखें। वे नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी किसानों से कर वसूल करें। वे नहीं चाहते थे कि पादरी लोग विशाल भूभाग के स्वामी बने। परंतु शासक इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी कर सकते थे जब वह पोप से अपना संबंध विच्छेद कर उसकी प्रभुता को नकार दे। पोप की प्रभुता से मुक्त होने का समय ही एक साधन था कि वह धर्म सुधार आंदोलनों में सम्मिलित हो जाए और पोप की प्रभुता का विरोध करे। शासक वर्ग अपनी जनता को अपने प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे। राजाओं ने जनता को अपने प्रतिष्ठावानों के उद्देश्य से धर्माधिकारियों की भूमि छीनकर अपने आदमियों को देने का इरादा रखा, परंतु यह संभव नहीं हो सकता जबकि धर्म सुधार आंदोलनों का सहयोग प्रदान करें। पांचवा था राजनीतिक में पोप का घटता प्रभाव। सन 1409 में पिसा के सम्मेलन में पोप के 3 पद क्रमशः रोम, अविगमन एवं पिसा में स्थापित हो गया था। इसमें स्पष्ट है कि पोप की सत्ता दिनों दिन खास होती जा रही थी, घटती जा रही थी, अधिकारों में कमी होती जा रही थी। इसके विपरीत शासक वर्ग में स्वतंत्रता की भावना करने लगी थी। इस कारण भी धर्म सुधार आंदोलन शीघ्रता से सफलता की ओर अग्रसर हुआ। तीसरा था आर्थिक कारण। व्यापारिक क्रांति का आरंभ 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के देशों ने विश्व के कई देशों में खोज कर ली। यूरोप के देशों का अपना व्यापार इतनी तीव्र गति से बढ़ने लगा कि वहाँ व्यापारिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। व्यापारी लोग स्वतंत्र तथा व्यक्तिवादी भावना के होते थे। इन अर्जित और किए जाने कारण धर्म व भगवान की आस्था कम हो गई। इस कारण वे अब पादरी लोगों के जीवन व उनके वैभव की स्पष्ट होकर आलोचना करने लगे थे। पूंजीवादी उदय। पूंजीवादी का उदय। पूंजीवादी धन से अपने जीवन को दिन प्रतिदिन सुखद बनाते जा रहे थे। उनकी धन की भूख तृप्त नहीं हो रही थी। धर्माधिकारियों की भूमि व उनकी दौलत भी हथियाना चाहते थे। इसके लिए धन देकर राजाओं से राजनीतिक प्रभाव खरीद रहे थे, अतः वे अपने एकाधिपत्य को चुनौती दे रहे थे और उनमें मार्ग में बाधा प्रस्तुत करने और धर्म सुधार में सम्मिलित हो रहे थे। तीसरा था धर्माधिकारियों द्वारा विभिन्न कर वसूल। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व यूरोप की 1/4 भूमि के स्वामी धर्माधिकारी होते थे। वे किसानों से कर लेते थे तथा स्वयं राजा को कोई कर नहीं देते थे। तीर्थ कर लेते थे तथा धर्म यात्रा को प्रोत्साहित कर उन्हें अपनी आय का साधन बना रहे थे। किसान लोग तीर्थ नहीं देना चाहते थे तथा यात्री धर्म यात्रा कर नहीं देना चाहते थे, अतः वे धर्म कार्यों को विरुद्ध आलोचनात्मक का विषय उगल रहे थे। ठीक है, अब चौथा है अन्य कारण। राजनीतिक कारण जान लिया, धार्मिक कारण जान लिया, अब जानते हैं अन्य कारण। मानवतावाद। और क्या है अन्य कारण क्या है? मानवतावाद। मानवतावादी नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी और जीवन भौतिकता से प्रभावित तथा धर्म में व्यर्थ का व्यय व दिखावा हो। वे धर्म के इतने विरोधी नहीं थे जितने कि धर्माधिकारियों द्वारा प्रस्तावित धार्मिक क्रियाकलापों के थे। इस समय मानववादी होता था भी पक्का कैथोलिक था। वे लोक चिंतन तथा आध्यात्मिक पर विशेष जोर देते थे। बाइबल व अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों का उन्होंने प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद किया। अनुवादित सामग्री को उन्होंने प्रकाशित करवाया। उन्हें अनुवादित सामग्री के माध्यम से उन्होंने धर्म सुधार तथा धर्माधिकारियों के जीवन नैतिक उत्थान में मांग की। दूसरा था पाप मोचन पत्र। पोप काफी वैभव प्राप्त था। चर्च की सांपादिक स्थिति अति मजबूत थी। उनके कर माफ होते थे और साथ ही उन्हें कर लगान का अधिकार था। उस पर मुद्रा संग्रहालय के पाप मोचन प्रमाण पत्र बेचे जाते थे। ये गारंटी दी जाती थी कि उन्हें खरीदने से पाप मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसे कहते थे पाप मोचन पत्र। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कार तथा नवीन देशों की खोज। उत्तर मध्य युगीन कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिन्होंने युग में अंधविश्वासों तथा वित्तीय धारणाओं को बदल दिया। एंड
अलग अलग जगह पे अपने शासन स्थापित किए। गैलीलियो ने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत समर्थन किया तथा दूरबीन का भी आविष्कार किया। न्यूटन ने विज्ञान के क्षेत्र में आकर वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नया सुलभ दिया। धर्म सुधार आंदोलनों का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में उसके बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई। इस आंदोलन के कारण ईसाई धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म भी अपने संप्रदाय में विभाजित हो गया। इस प्रकार ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई। दूसरा, प्रतिवादिता धर्म सुधारक आंदोलन। प्रोटेस्टेंट धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कैथोलिक धर्म के लोग बड़े चिंतित हुए, अतः कैथोलिक धर्म के अनुयायियों कैथोलिक चर्च में सुधार लाने के आंदोलन प्रारंभ कर दिए। इससे प्रतिवादात्मक धर्म आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तीसरा था मतभेदों की उत्पत्ति। धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म में अनेक संप्रदाय बन गए थे। विभिन्न धार्मिक प्रश्नों पर इन संप्रदायों में मतभेद होने लगे। कुछ संप्रदाय चर्च की स्वतंत्रता के समर्थक थे तो कुछ स्वतंत्रता के खिलाफ थे। चौथा था नैतिक विकास। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म के सभी संप्रदायों ने चारित्रिक शुद्धता, नैतिकता, सरल जीवन और आचरण की पवित्रता पर बल दिया था। धर्म अधिकारियों ने अब आदर्श तथा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया और पाप मोचन पत्रों को बंद कर दिया। राष्ट्रीय भावना का विकास। पांचवा क्या था? राष्ट्रीय भावना का विकास। सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पॉप विरोधी आंदोलन चलाया तथा विभिन्न देशों ने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की। प्रोटेस्टेंट के मत को स्वीकार करने और राजाओं को पॉप का अब कोई नियंत्रण नहीं रहा। इससे राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। छठवां था शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप शिक्षा का प्रसार हुआ। सभी धार्मिक संप्रदायों की शिक्षा प्रगति पर जोर दिया। सुधारवादी पोप तथा प्रचारकों की शिक्षा उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक धार्मिक सुधार कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए और शिक्षा पर बल देने के लिए निम्न प्रयास किए। व्यापार की उन्नति तथा चर्च सूबेदारी तथा मुनाफे विरोधी था, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म के नेता सूबेदारी तथा मुनाफे के क्षेत्र में समर्थन थे। उन्होंने एक उच्च सीमा के अंदर सूद लेना तथा मुनाफा कमाना उचित ठहराया। उसने वाणिज्य व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन दिया तथा व्यापार उन्नति में राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होने लगी। इसके साथ साथियों आपका सेक्शन बी का 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब 7वें क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था उसके बारे में समझाना है। 7वां क्वेश्चन है आपका जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था उसका मूल्यांकन करना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। जब किसका पतन हो गया था? उस टाइम नेपोलियन का पतन हो गया था वाटरलू की लड़ाई के बाद। जुकान परिवार में होता। 1847 में प्रथा की राजनीति में प्रवेश किया था उन्होंने और पर्सा की संसद का सदस्य बना था। 1851 में पर्सा के सम्राट ने उसे फ्रैंकफर्ट की सभा में 8 वर्ष तथा प्रशासन का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। ठीक है, वो फ्रैंकफर्ट की सभा में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। 1859 में उसे रूस में राजदूत बनाकर भेजा था। मार्च 1862 में उसे पेरिस में राजदूत नियुक्त किया गया था, परंतु वहां पर अधिक समय नहीं रह सका और सितंबर 1862 में फ्रांस से बुलाकर प्रथा का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बिस्मार्क ने घोषणा की कि हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों, बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि लोह और रक्त की नीतियों द्वारा ही हल की हो सकती हैं। इस प्रकार बिस्मार्क का निश्चित मत था कि सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण संभव है। बिस्मार्क के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण और दूसरा था जर्मन से ऑस्ट्रिया का निष्कासित करना और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यूरोप के बड़े देशों का समर्थन प्राप्त करना और लोह और रक्त की इस नीति का अनुसरण करना। इस युद्ध के निम्नलिखित 3 बड़े युद्ध किए थे। किसने? बिस्मार्क ने। लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। डेनमार्क से युद्ध 1864। स्लेस्विग और हाल्सिन के प्रदेश डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्थित थे। यद्यपि इन दोनों प्रदेशों में जर्मन लोगों की आबादी अधिक थी, परंतु इन देशों पर डेनमार्क का शासन स्थापित था। 1852 ईस्वी में लंदन संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया था डेनमार्क शासक इन दोनों प्रदेशों पर शासन तो करेगा, परंतु इन्हें डेनमार्क के राज्य में सम्मिलित नहीं करेगा। परंतु 1853 में डेनमार्क ने शासक की विश्वसनीय नियम ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए स्वेलिंग और हाल्स्टीन को डेनमार्क के राज्य में सम्मिलित कर लिया। किरियनी नवम की इस कार्यवाही से जर्मनी के लोगों में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। बिस्मार्क ने इस अवसर का लाभ उठाया और
स्वेस्विग और हालस्टीन पर अधिकार करने का निश्चित कर लिया। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और दोनों देशों ने मिलकर 1864 में डेनमार्क को बड़ी सरलता से पराजित कर दिया। विवश होकर डेनमार्क को ऑस्ट्रिया और प्रता के साथ वियना की संधि करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप डेनमार्क ने स्वेविक तथा हाल्स्टीन प्रदेश ऑस्ट्रिया और प्रसा को सौंप दिए। दूसरा था गेस्टाइन की संधि। काफी वाद विवाद के पश्चात 14 अगस्त 1865 को दोनों देशों को एक समझौता हुआ, जिसके गेस्टाइन का समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित शर्तें थी। पहला, स्लेस्विग पर प्रता का अधिकार मान लिया जाएगा। दूसरा, हाल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। तीसरा था, लायनबर्ग को प्रता ने खरीद लिया। ऑस्ट्रिया और प्रता का युद्ध 1866 बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण में मार्ग में ऑस्ट्रिया को अपना कट्टर शत्रु मानता था, अतः ऑस्ट्रिया को जर्मन से निकाल प्रता के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा राष्ट्रीय को मित्रहीन बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, 1863 में रूस के विरुद्ध पोलैंड ने विद्रोह करवा दिया। वो इस अवसर पर बिस्मार्क का रूस का साथ दिया। रूस ने कठोर सैनिक कार्रवाई करके पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। इससे रूस प्रसा में घनिष्ठता पर उत्पन्न हुई। दूसरा क्या किया बिस्मार्क ने? 1865 में बिस्मार्क ने बियानीज नामक स्थान पर फ्रांस ने सम्राट नेपोलियन तृतीय से भेंट की और उससे एक समझौता किया कि यदि फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के युद्ध में तटस्थता रहेगी तो उसे राइन नदी का तटीय प्रदेश दे दिया जाएगा। तीसरा था 1866 में बिस्मार्क ने इटली से एक संधि की, जिसके अनुसार ये तय किया गया कि यदि प्रता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 3 मास के भीतर युद्ध की घोषणा कर दे तो इतनी भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा और इससे बदले में बिस्मार्क इटली को विनेश दिला देगा, अतः अपनी स्थिति दृढ़ कर लेगा। पश्चात बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उसने ऑस्ट्रिया पर गेस्टाइन की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। 6 जून 1866 को प्रता की सेना ने हाल्स्टीन पर आक्रमण कर दिया और यहाँ से ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया। इस प्रकार दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया था। फ्रांस के युद्ध 1870। इस युद्ध के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला था दक्षिण जर्मन राज्य पर फ्रांस का 1866 में शेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के फलस्वरूप प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ के निर्माण हो चुका था। अब केवल दक्षिण जर्मनी की 4 रियासतों को जर्मन संघ में मिलाना बाकी रह गया था। ये चारों राज्य फ्रांस के प्रभाव में थे, अतः बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक मानता था। शेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय से निराशा शेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय से नेपोलियन तृतीय और फ्रांस की जनता को अत्यधिक निराशा हुई। थियस ने कहा था कि शेडोबा में ऑस्ट्रिया के ही नहीं अपितु फ्रांस की भी पराजय हुई। फ्रांस की सीमा पर शक्तिशाली जर्मनी के उत्कर्ष से फ्रांस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया, अतः फ्रांसीसी जनता शेडोबा की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए सरकार को उत्तेजित करने लगी। बिस्मार्क की नीति असंतोष। जब नेपोलियन तृतीय ने शेडोवा के युद्ध में तटस्थता रखने के लिए बिस्मार्क से अपनी तटस्थता का मूल्य मांगा तो बिस्मार्क अपने वचनों से मुकर गया और फ्रांस को राइन नदी का तटीय प्रदान देने से इनकार कर दिया। इससे अतिरिक्त हॉलैंड का राजा लफ्जबर्ग तथा प्रदेश नेपोलियन तृतीय को बेचने को तैयार था, परंतु बिस्मार्क द्वारा भड़काए जाने से हॉलैंड के राजा ने लफ्जबर्ग को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। बिस्मार्क की इस कार्रवाई से फ्रांस की जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति की असफलताएं। नेपोलियन तृतीय को वैदेशिक क्षेत्र में अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा, अतः वो अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रसा को एक बार फिर से पराजित करना चाहता था। स्पेन के उत्तराधिकारी समस्या। स्पेन के उत्तराधिकारी की समस्या 1868 में स्पेन में क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप रानी इजाबेला को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से स्पेन के नेताओं को इस बात पर सहमत कर लिया कि वे प्रसा के शासक के एक समुद्री राजकुमार लियोपोल्ड के स्पेन के सिंहासन पर बिठा देंगे, परंतु फ्रांस ने इसका घोर विरोध किया। अतः फ्रांस के घोर विरोध करने के कारण लियोपोल्ड ने स्पेन की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया, परंतु नेपोलियन तृतीय ने प्रसा से यह मांग की कि वो भविष्य में कभी भी स्पेन की गद्दी पर जर्मन वंश के किसी व्यक्ति को नहीं बिताएगा। इस संबंध में फ्रांसीसी राजदूत बेनेट डी फ्रांस के सम्राट विलियम प्रथम ने बातचीत की, परंतु विलियम प्रथम ने फ्रांस की मांग को अस्वीकार कर दिया। अपनी वार्ता का सारांश तार बिस्मार्क के पास भेजा और वो एक एम्स का तार कहलाता था। बिस्मार्क ने तार की भाषा को इस प्रकार प्रकाशित करवाया जिससे फ्रांस और प्रसा की जनता भड़क उठी। अतः अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए नेपोलियन तृतीय ने 15 जुलाई 1870 को प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रसा सेनाओं
फ्रांस के अनेक स्थानों पर पराजित का सामना देखना पड़ा। अंत में 1 सितंबर 1817 में स्वीडन के युद्ध में नेपोलियन तृतीय की निर्णायक पराजय हुई और उसे 83,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। 18 जनवरी 1831 को वर्साई से प्रसिद्ध राजप्रसाद में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की। निष्कर्ष इस प्रकार की बिस्मार्क ने लो और रक्त नीति का अनुसरण करते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किया और 1861 में जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। कब किया था? 1871 में। अब जानेंगे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की समीक्षा। साथियों के अंदर हमने जान लिया था इटली का एकीकरण और बिस्मार्क का योगदान। आपका 8वां क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की समीक्षा करनी है। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के आज के युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। दूसरे विश्व युद्ध, जो कि पहले विश्व युद्ध के केवल 20 वर्षों बाद ही आरंभ हो गया था, समाप्ति के समय सभी राज्यों में विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना ही ये घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए लोगों का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की त्रासदी से बचाना है। इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिकता दी गई है। युद्ध गैर कानूनी क्रिया बतलाया गया है तथा युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को निशस्त्रीकरण की प्राप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विभिन्न राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सहयोग को विकसित करने तथा विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी सौंपे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक विवादों को हल करने की सफलता नहीं मिली जितनी आर्थिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र में हुई थी। विश्व भर के बच्चों, विकलांगों, नेत्रहीनों के लिए जो कुछ किया वो सर्वे विदित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से मानवता को तृतीय महायुद्ध का भीषण रूप देखने को नहीं मिला। इससे कई बार उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत बचा लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्न उपलब्धियां है। पहली है शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा शब्द 32 बार प्रयोग किए गए हैं। घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में बतलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य प्राथमिकता बतलाई गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना तथा इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों का द्वारा शांति के संगठनों को रोकना और समाप्त करना तथा आक्रमणों एवं शांति भंग करने की अन्य चेष्टाओं को दबाया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ अपने 2 अथवा 2 से अधिक सदस्य देशों के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति में सदस्य देशों द्वारा बनाई गई शांति सेना की शांति बहाली हेतु नियुक्त करता है और बलपूर्वक अशांति के वातावरण को समाप्त करती है। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करती है। यह शांति सेना ब्लू हेल्स भी कहलाती है, जिसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की संधियों एवं समझौतों को विश्व में लागू करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित है। इजराइल फिलिस्तीन विवादों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मध्यस्थता कर इजराइल राज्य का निर्माण करवाया गया। दूसरा, कश्मीर के प्रश्न को लेकर भारत पाक के बीच अनेक बार युद्ध की स्थिति बनी, उसे रोका। इंडोनेशिया के विवाद में मध्यस्थता परिणाम स्वरूप एवं नीदरलैंड की सेनाओं की वापसी संभव की। और चौथा, सैनिक कार्रवाई द्वारा उत्तरी कोरिया के आक्रमण से दक्षिणी कोरिया की रक्षा की। मानवाधिकार की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण एवं मानव सेवा भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण प्रदान करना और उनके आज की स्थिति में प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना भी एक प्रमुख कारण है। 10 दिसंबर 1948 को पारित विश्व के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को देने के लिए भी जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं। तीसरा, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण भी एक प्रमुख कारण है विश्व शांति का, और इसको एकदम आराम से पढ़ते हैं। सामान्य सभा प्रथम समिति। निशस्त्रीकरण विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग एवं निशस्त्रीकरण सम्मेलन कॉम्प्लेक्स संयुक्त राष्ट्र ऐसे उपाय है जिनका उद्देश्य विश्व में निशस्त्रीकरण वातावरण स्थापित करना है। निशस्त्रीकरण, परमाणु तथा निशस्त्रीकरण की दिशा में अनेक कई संस्थागत उपक्रम किए गए हैं। हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने, परमाणु निशस्त्रीकरण तथा सशस्त्र नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष तौर पर सराहनीय भूमिका अदा की है। उपनिवेशवाद समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरंतर प्रयत्नों से एशिया और अफ्रीका से उपनिवेशित का अंत हुआ।
अन्य नस्लवाद की समाप्ति करने, दक्षिणी अफ्रीका में प्रांतीय की नीति को समाप्त करने आदि कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान किया गया है। अब आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत के मुख्य कारणों का वर्णन करना है। अब समझते हैं साथियों आपका विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में। पूंजीवादी व्यवस्था में अभिवृद्धि और मंदी का चक्र चलता रहता है। अभिवृद्धि के बाद मंदी आती है और मंदी के बाद फिर अभिवृद्धि आती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से 24 तक का समय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का था, जिसमें व्यापार में मंदी आई। इस अवधि में 1923 में फ्रांस ने रूर पर आक्रमण किया था। इसके काल की राजनीतिक व्यवस्था में खराब हो गई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के कारण पहले से ही बिगड़ी हुई थी। युद्ध के युद्धकालीन ऋणों तथा सत्तापूर्वक दावों के कारण यह और बिगड़ गई थी। पराजित तथा विजेता दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। 1920 से 24 के आर्थिक मंदी के बाद परिवर्तन आया और 1924 से 29 तक का समय संसार के व्यापार में अभिवृद्धि का समय रहा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार आया, लोकानों की संधि हुई तथा यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आशा का प्रचार हुआ। जर्मन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। नए राज्यों में स्थिरता आई। प्राय प्रत्येक राज्य में मुद्रास्फीति और कारखानों में अधिक उत्पादन के लिए 1929 के बाद पुनः अचानक परिदृश्य में बदलने में लग गया था। 1929 में विश्व बाजार की स्थिति में अचानक परिवर्तन आया, जिसका किसी का भी पूर्व अनुमान नहीं था। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार वाला स्ट्रीट में अचानक भीषण मंदी छा गई थी। शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर कम हो गया था, जब निश्चित था कि विश्वव्यापी प्रभाव होना था, क्योंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, विशेष रूप से यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। आर्थर लुई के शब्दों में भीषण मंदी का अनुमान लगाया जा सकता है। 1929 में अवसादवाद आरंभ हुआ तथा साधारण नहीं था, बल्कि आधुनिक विश्व इतिहास में अपनी व्यापकता और विभीषणता के कारण सबसे भयावह था। यह मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़कर विश्व के सभी देशों में फैल गई थी। फिर था आर्थिक मंदी के कारण। प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां प्राय युद्धों के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। प्रथम महायुद्ध के बाद भी विश्व के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। जेबी कांडलिफ ने लिखा है कि युद्ध के समय सैनिक सामग्री की मांग बढ़ जाने के उद्योगों का विस्तार हुआ, मजदूरी की दर, रोजगार तथा मुनाफे में वृद्धि हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद इस समय में वृद्धि हुई, किंतु बाद में मंदी आ जाती है। अतः प्रथम युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ था। दूसरा था संसार के विभिन्न देशों में सोने की कमी। अर्थशास्त्रियों का मत था कि 1929-30 की आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण था संसार में विभिन्न देशों में सोने की कमी थी। युद्ध काल में अमेरिका के व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति थी। उसने उस काल में दूसरे राष्ट्रों को अपार ऋण दिया था। इस ऋण का भुगतान अधिकार सोना में ही हो रहा था। फ्रांस को क्षतिपूर्ण की राशि पर अधिकांश भाग मिल रहा था और वो भी उसे सोने में प्राप्त कर रहा था। इस कारण युद्धकालीन ऋण और क्षतिपूर्ण के कारण संसार का सोना संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस में जमा हो रहा था। एक अनुमान के अनुसार उस समय संसार में जितना सोना था 60% संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस के पास था। इससे संसार में सोने की कमी हो गई। सोने की कमी से विभिन्न देशों की मुद्रा में वृद्धि हुई और मूल्य गिर गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिष्टपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तीसरा था व्यापारिक उत्पादन के तरीकों में निरंतर वैज्ञानिक उन्नति। आर्थिक मंदी का एक अन्य कारण उत्पादन के तरीकों में नियत था वैज्ञानिक प्रकृति को भी बताया जाता है। इस कारण एक और औद्योगिक तथा कृषि संपदा उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसका खरीदार नहीं था। दूसरी ओर कारखानों में मशीनों का प्रयोग होने में कम मजदूरों काम होने लगा, जिससे असंख्य मजदूर बेकार हो गए और उसे खरीदने का सामर्थ्य भी कम हो गया था। चौथा था आर्थिक राष्ट्रीयता का उत्कर्ष। आर्थिक संकट एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि युद्धोत्तर काल में आर्थिक राष्ट्रीयता अत्यधिक प्रभाव के कारण विभिन्न देशों में स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदना और बाहर से आने वाली वस्तुओं का प्रयोग को कम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इनकी विदेशी वस्तुओं मात्रा नियत और मर्यादित हो रही थी तथा अनेक प्रकार के नियंत्रणों लगाव जैसे यूरोप की आर्थिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा था। और पांचवा था यांत्रिक उत्पादन। यूरोप अधिकार समाप्त होना। युद्धोत्तर काल में पांचवा है आपका यांत्रिक उत्पादन में यूरोप के एकाधिकार का समाप्त होना। रात के 2 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बोलते बोलते थक चुका हूँ साथियों।
अब इतना करने के बाद भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आपसे बड़े निठल्ले, नवल्ले और मतलबी लोग कोई नहीं हो सकते। तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। यात्री उत्पादन में यूरोप के एकाधिकार का समापन होना। युद्धोत्तर काल में यांत्रिक उत्पादन में यूरोप का एकाधिकार नहीं रहा था। युद्ध काल की कठिनाइयों के कारण जापान, भारतवर्ष तथा ब्रिटिश डोमिनियन के सदस्य देशों ने फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड आदि देशों में इन्हें खरीदने के स्थान पर स्वयं अपनी आवश्यकताओं की बहुत सी वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस समय रूस तथा कनाडा आदि देश सशस्त्र अन्न उत्पन्न कर रहे थे। यूरोप के देश इन मूल्यों में इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार अब यूरोप के देशों का उत्पादन में एकाधिकार नहीं रहा, जिसका परिणाम यूरोप को 1929 और 30 की आर्थिक मंदी में भुगतना पड़ा था तथा क्षतिपूर्ण तथा ऋण की समस्या क्षतिपूर्ण तथा युद्ध ऋण की समस्याएं भी आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के अनेक राज्यों ने अमेरिका से भारी धनराशि कर्ज के रूप में ली थी। जब यूरोप के मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से क्षतिपूर्ण राशि नहीं मिली तो उन्होंने युद्ध ऋणों को चुकाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इस स्थिति में अमेरिका ने उन्हें आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप इन यूरोपीय राज्यों का व्यवहार कम हो गया तथा उनकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। छात्वा अति आपूर्ति। कुछ विद्वानों ने अति उत्पादन में फलस्वरूपता चांदी का मूल्य घट जाने की आर्थिक मंदी उत्तरदायी माना है। इन विद्वानों का कहना है कि चांदी के भावों में गिरावट के कारण उन देश की क्रय शक्ति क्षीण हो गई है जहाँ चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घातक पड़ा है। ठीक है साथियों, 8वां कारण कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। यूरोप का ऋणग्रस्त होना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप ऋण लेकर अपना काम चला रहा था। एक अनुमान के अनुसार जर्मनी ने डोवेस योजना के कार्यान्वित होने के बाद 1924 से 1929 तक की अवधि में विदेशों से 90 करोड़ पाउंड ऋण लिया था, जिसे अधिकांश अमेरिका से प्राप्त हुआ था। इन 5 वर्षों में उसने कोई 50 करोड़ पाउंड का भुगतान क्षतिपूर्ण में किया था और 40 करोड़ पाउंड से उसे बचत हुई। इस प्रकार 1929 में जर्मनी समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसका आधार विदेशों में प्राप्त ऋण था। लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रभाव में अमेरिका वालों ने अपनी संपत्ति अपने देश के व्यवसायों में लगाना प्रारंभ कर दिया और अब ये रुपया बाहर नहीं जाने लगा। इस प्रकार यूरोप के देशों को ऋण बहुत कम मिल रहा था और इससे मूल्यों का प्रभाव बढ़ रहा था। 9वां है व्यापार चक्र का प्रभाव। लिप्सन की मान्यता के अनुसार ये मंदी व्यापार चक्र के कारण थी। 10वां है सट्टेबाजी की प्रवृत्ति। अक्टूबर 1929 में सट्टेबाजी का तीव्र दौर आया और अमेरिका पूंजीवादियों ने अपना धन यूरोपीय देशों को ऋण रूप में देकर शहरों की खरीदने में लगा दिया। इसके पहले तो कुछ पता ना चला, किंतु बाद में शेयर बाजार में गिरावट आरंभ हो गई और यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। उपभोक्ता में 1900 से 1929 के बीच अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग 4 वृद्धि हुई थी, किंतु जनता की क्रयवृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, जिससे उपभोक्ता में अनुपालित वृद्धि न हो सके। इसका परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट भी शामिल है। साथियों, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पेपर लीक होता है। पूरा लीक पेपर आपको मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझा दिया है। 100% पेपर आपका मेरे द्वारा बताया गया 20 समरी वीडियो एंड इस मॉडल पेपर से आएगा। साथियों, इस मॉडल पेपर चाहिए, दोनों पीडीएफ चाहिए, 20 लेसन की समरी और ये पीडीएफ। इसकी कीमत हमने कितनी रखी थी? 199 रुपये रखी थी, लेकिन इसको हमने बाद में 199 सिर्फ 99 कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 9 रुपये। जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ 9 रुपये पे करो और दोनों पीडीएफ पाओ। 100% पेपर इसी के अंदर से आने वाला है और सारे वीडियो देख लो प्लेलिस्ट के एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। थैंक यू, लव यू माय ऑल डियर गाइस।